दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से एक बेहतरीन मूवी लेकर आया हूँ। कॉन्सेप्ट वाइज मूवी बहुत ही यूनिक स्टोरी को फॉलो करती है, जिस वजह से मैं इसके स्क्रिप्ट राइटर को सलाम करता हूँ। मैं हमेशा एक ऐसी मूवी की तलाश में रहता हूँ जो लोगों को और मूवी के मुकाबले एक डिफरेंट एक्सपीरियंस दे, और ऐसा ही कुछ है आज की इस शानदार मूवी में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिस तरह मैं इस चैनल पर साउथ इंडियन मूवीज और डिफरेंट कल्चर की मूवीज को लेकर आता हूँ, वैसे ही मैंने अभी अपना दूसरा चैनल भी स्टार्ट किया है, जिसमें आप इंडिया से बाहर की जबरदस्त मूवीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसमें भी आपको यूनिक कंटेंट देखने को मिलेगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। चलिए अब चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत एक स्टोरी से होती है, जहां एक किसान के 2 बच्चे किसी बीमारी की वजह से मर जाते हैं और अपने उन बच्चों को वापस पाने के लिए वो किसान अश्विनी कुमारों की पूजा करने लगता है। अब आप में से कई लोग अश्विनी कुमारों के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। हमारे धार्मिक ग्रंथों में अश्विनी कुमार 2 जुड़वा भाई हैं, जो भगवान सूर्य के पुत्र हैं। ऋग्वेद में भी दोनों भाइयों का बार बार नाम आता है, जिनमें दोनों को किसी को भी ठीक करने की शक्ति प्राप्त है, और यहाँ तक कि दोनों किसी भी आदमी को अपनी पावर से जिंदा कर सकते हैं। कमिंग बैक टू दी स्टोरी, अश्विनी कुमारों की इन शक्तियों की वजह से ही वो किसान उनकी पूजा करता है ताकि वो उसके बच्चों को ठीक कर दें। उसकी इस पूजा और तपस्या से दोनों अश्विनी कुमार खुश होकर उसके सामने आते हैं, लेकिन वो इस सृष्टि के नियम के विरुद्ध न जाने की वजह से उस किसान के बस एक ही बच्चे को जीवित करते हैं और साथ में उसे एक वरदान भी देते हैं। वो उस बच्चे को अपने अपने पास से एक मूर्ति देते हैं और कहते हैं कि जब तक ये मूर्तियाँ तुम्हारे पास रहेंगी तब तक तुम्हें कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी और न ही तुम किसी अकाल मृत्यु के शिकार होंगे। तुम्हारी मृत्यु जब भी होगी वो प्राकृतिक ही होगी, यानी नेचुरल डेथ। लास्ट में जाते जाते वो कहते हैं कि एक बात का ध्यान रखना कि ये मूर्तियां तुम्हारे साथ ही रहें, कभी इनको अलग मत करना। और इसी वरदान के साथ दोनों देवता वहाँ से चले जाते हैं। किसान का वो बेटा अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर और स्वस्थ महसूस करता है, लेकिन एक दिन वो अकेले में बैठकर अपने दूसरे भाई के बारे में सोचता है कि काश वो भी उसके साथ होता और भगवान ने आखिर उसको क्यों ठीक नहीं किया। उसकी इसी सोच का फायदा नरका नाम का शैतान उठाता है। वो फौरन एक आदमी का भेष रखकर उस बच्चे के पास जाता है और उससे उदास होने की वजह पूछता है। उस बच्चे की बात सुनकर वो कहता है कि अरे इतनी सी बात, लाओ मुझे एक मूर्ति दो, मैं अभी तुम्हारे भाई को फिर से जिंदा कर देता हूँ। पहले तो बच्चा हिचकिचाता है क्योंकि उससे वो मूर्तियां अलग करने के लिए देवताओं ने मना किया था, लेकिन नरका इस बात को भांप लेता है और उससे कहता है कि अरे ज्यादा मत सोचो, उन देवताओं ने तुम्हें भी इन्हीं मूर्तियों की शक्तियों से जिंदा किया था, लेकिन वो तुम्हारे भाई को जिंदा नहीं कर पाए। मुझे पता है कि तुम्हारा भाई कैसे जिंदा होगा, मुझे इन मूर्तियों का इस्तेमाल करना आता है। अब ये सुनकर बच्चा उसकी बातों में आ जाता है और नरका को एक मूर्ति दे देता है। अब नरका उस मूर्ति की शक्ति की मदद से पाताल लोक से एक शैतान को बाहर बुलाता है, जिसके बाद पूरे गाँव में लोगों और जानवरों की मौत होने लगती है। अब इसी के बाद शुरू होती है मूवी की मेन स्टोरी लाइन, जिसे आपको ही ध्यान से सुनना होगा। यहाँ हमें आरती नाम की एक लड़की और उसकी हवेली के बारे में बताया जाता है। आरती असल में एक आर्कियोलॉजिस्ट थी जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि आरती की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने पहले हवेली में रहने वाले पूरे स्टाफ को मारा होगा, फिर खुद भी मर गई। लेकिन इसके बावजूद इन्वेस्टिगेशन टीम को ना तो उसकी लाश मिली और ना कोई हथियार, पर बाकी पूरे स्टाफ की लाशें हवेली में पड़ी हुई थी। अब इसके बाद मूवी की कहानी को इसी केस के इर्द गिर्द 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर 1, द 2 डॉट्स। इस चैप्टर में हम देखते हैं 5 दोस्तों को, अर्जुन, वरुण, ऋतु, राहुल और ग्रेसी। 5 दोस्त उसी आरती वाली हवेली में आए हुए हैं और इस वक्त हवेली के अंदर ही अलग अलग प्लेसेस पर हैं। वो हवेली के अलग अलग कॉर्नर्स के फोटोज और वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपस में बात करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर यहाँ किसी का चेहरा नहीं दिखाया गया, सिर्फ कैमरे के थ्रू वो एक्टिविटीज दिखाई गई हैं जो वो लोग कर रहे हैं। और यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि राहुल असल में वरुण का ही छोटा भाई है। हम देखते हैं राहुल 4th फ्लोर पर है और कुछ अजीब सी आवाजों को रिकॉर्ड कर रहा है, जैसे कुछ स्टेप्स की आवाज, दरवाजे के बंद और खुलने की आवाज। और तभी उसे अचानक एक खुफिया कमरा दिखता है और वो अपने भाई वरुण से वॉकी टॉकी पर कहता है कि भाई
मुझे वो सीक्रेट रूम मिल गया। आप में से कोई भी आवाज मत करो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो इतना कहता ही है कि तभी उसे अपने पास से किसी के भागने की आहट सुनाई देती है। वो पूछता है कि भाई क्या आप हो वहाँ? वरुण वॉकी टॉकी से कहता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? राहुल कहता है कि भाई मुझे अभी किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। वरुण दूसरी तरफ से हंसते हुए कहता है कि ऐसी जगहों पर अक्सर यही होता है। अभी तुम छोटे हो और नए हो, इसलिए ऐसी चीजें तुम्हें फील हो रही हैं। इस सब पर ध्यान नहीं दो और रिकॉर्डिंग करते रहो। अपने बड़े भाई की बात मानकर राहुल अब फिर से रिकॉर्डिंग में लग जाता है और आगे दूसरे कमरे में जाता है तो उस कमरे के अंदर उसे एक अजीब सा निशान दिखाई देता है और उस निशान के बिल्कुल नीचे एक चेयर होती है जिस पर एक मरा हुआ पक्षी पड़ा होता है। राहुल जैसे ही उस चेयर की तरफ बढ़ता है वैसे ही उसके ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और तभी अचानक कोई उसकी तरफ एक चाकू फेंकता है जिससे वो बाल बाल बच जाता है। लेकिन फिर उसे एक लड़की के हंसने की आवाज सुनाई देती है जिसके बाद राहुल डरकर सीधे अपने भाई वरुण से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। पर तभी हम देखते हैं कि राहुल अचानक ये चिल्लाते हुए वहाँ से गायब हो जाता है कि भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो। हैरानी की बात ये होती है कि इतनी तेज चिल्लाने के बाद भी किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। अब थोड़ी देर बाद वरुण वॉकी टॉकी पर राहुल से कहता है कि क्या हुआ, कहाँ हो तुम, रिकॉर्डिंग हुई या नहीं? अब दूसरी तरफ राहुल था ही नहीं तो जवाब कौन देता। इसी बीच ग्रेसी वरुण से कहती है कि उसे डिस्टर्ब मत करो, वो रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, तुम उस सामने वाले कमरे में जाओ, मैं दूसरी तरफ जाती हूँ। इसके बाद वरुण सीधा आरती के रूम में जाता है और वहाँ आके वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कमेंट्री करने लगता है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ इस हवेली की मालकिन के बेडरूम में। कहा जाता है कि उसने पूरे स्टाफ को मार दिया और फिर खुद ही कहीं गायब हो गई। आप यहाँ लगे खून के धब्बों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उस लड़की ने आखिर किस तरह सभी को मारा होगा। हम में से पहले आने वाले लोगों को यहाँ कुछ डरावनी आवाजें आती थी, इसीलिए वो डरकर भाग गए। वो कहते थे कि हमें वहाँ एक लड़की के हंसने की आवाज आती थी, लेकिन मुझे तो अभी तक कुछ भी ऐसा सुनाई नहीं दिया। और ये सब बोलते बोलते वरुण हंसने लगता है, लेकिन तभी उसे एक लड़की के हंसने की आवाज आती है, वही आवाज जो राहुल ने सुनी थी। अब उस आवाज को सुनकर वरुण भी एकदम से चुप हो जाता है, जिसके बाद उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद और खुलने लगता है। घबराया हुआ वरुण उस सीन को कैमरे में कैप्चर करते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कैमरे के सामने एक लंबे बालों वाली लड़की दिखाई देती है, जिसके बाद वरुण का कोई भी अता पता नहीं होता। अब हम देखते हैं ऊपर वाले फ्लोर पर रितु और ग्रेसी होते हैं। बात करते करते ग्रेसी अचानक गायब हो जाती है, जिस वजह से पहले तो रितु को लगता है कि वो कहीं छुपकर मजाक कर रही है, लेकिन तभी उसे एक कमरे से ग्रेसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो उस कमरे की तरफ बढ़ती है तो उसे पीछे वाले कमरे से ग्रेसी की आवाज सुनाई देती है। अब ये देखकर रितु के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कहती है, ग्रेसी तुम कहाँ हो, सामने आओ, मुझे परेशान मत करो। तभी उसे सामने एक लड़की की आकृति दिखाई देती है और रितु उसको ग्रेसी समझकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। इसी बीच अचानक रितु के वॉकी टॉकी पर अर्जुन की आवाज आती है। वो चिल्ला चिल्लाकर कहता है कि रितु, वरुण और राहुल मारे गए हैं, तुम और ग्रेसी फौरन मेरे पास आओ। रितु अर्जुन की आवाज को सुनकर समझने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन की आवाज साफ नहीं होती। इसी के साथ साथ वो उस आकृति की तरफ भी बढ़ने लगती है जो उसे ग्रेसी जैसी लग रही थी, लेकिन तभी उसे अंदाजा होता है कि वो ग्रेसी नहीं कोई और है, जिसके बाद वो वापस नीचे की ओर भागने लगती है और इसी बीच वो लड़की उसके पास आ जाती है और हम देखते हैं वरुण और राहुल की तरह अब रितु भी गायब हो चुकी है। ये सब होने के बाद अब फाइनली हमें मूवी के अंदर एक आदमी के चेहरे को दिखाया जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। अर्जुन बेहद डरा हुआ था और रितु से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो पूछता है कि रितु तुम कहाँ हो? इतने में उसे उस हवेली के बाहर से रितु की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन बाहर जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। इसके बाद उसे भी रितु की आवाज कभी इधर से तो कभी उधर से सुनाई देती है और फिर वो लड़की उसके सामने आती है, जिसके बाद वो भी गायब हो जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अब तक मूवी के अंदर दो कलर की लाइट्स को बार बार दिखाया गया है, एक होती है ब्लू और दूसरी होती है ग्रीन। लेकिन ऐसा क्यों है ये आपको आगे पता चल जाएगा। अब सभी दोस्तों के गायब होने के बाद पहला चैप्टर खत्म हो जाता है और उसके बाद हमें मूवी का नाम दिखाया जाता है, वो है अश्विन्स। जिसके बाद हम एंटर करते हैं चैप्टर 2 में, जिसका नाम है द टू वॉइसेस। इस चैप्टर में हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां हमें इन पांचों फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये पांचों इंडिया के जाने माने पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हैं, यानी वो लोग जो भूत प्रेत की तलाश करते रहते हैं। इन पांचों के अपने अपने YouTube चैनल्स भी हैं,
जहाँ ये इंडिया के अलग अलग हॉन्टेड प्लेसेस की वीडियोस को पब्लिश करते रहते हैं। अब हम देखते हैं एक लंदन की फैमिली को जो इन पांचों के काम को खूब पसंद करती है, इसलिए वो इन पांचों को एक ऑफर देती है कि आप लोग लंदन आओ, यहाँ के हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर करो, जिसको वो कंपनी स्पॉन्सर करेगी। अब ये पांचों आपस में बात करते हैं और फिर लंदन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्जुन और रितु असल में हस्बैंड वाइफ होते हैं। वो दोनों शुरू से ही इस फील्ड में काफी समय से काम कर रहे हैं। खैर, यहाँ हमें पता चलता है कि लंदन की वो कंपनी इनको सबसे पहले जिस हॉन्टेड प्लेस पर भेज रही थी वो वही आरती की हवेली थी। यानी आरती की हवेली का जिक्र जो पूरी मूवी में हो रहा था वो इंडिया में नहीं बल्कि लंदन में थी। अब हम इन पांचों को देखते हैं जिनको लंदन में आने के बाद उस कंपनी के ड्राइवर द्वारा हवेली के 5 किलोमीटर पहले उतार दिया जाता है, क्योंकि उसके आगे गाड़ी नहीं जा सकती, रास्ता खराब है। कंपनी की एजेंट उनसे कहती है कि आपको यहाँ से पैदल ही जाना होगा। वो हवेली करीब 5 किलोमीटर दूर है। शाम होने से पहले वहाँ पहुँच जाइए, क्योंकि फिर रास्ते में समंदर का पानी बढ़ जाता है। ऐसा ना हो कि आप लोग बीच में फंस जाए। रितु और अर्जुन डिसाइड करते हैं कि सभी लोग आज रात ही हवेली को एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि कल अर्जुन का बर्थडे है। आज रात काम खत्म करने के बाद कल अर्जुन का बर्थडे लंदन में ही सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद सभी दोस्त उस हवेली की तरफ पैदल ही निकल पड़ते हैं और शाम होने तक वहाँ पानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसके बाद वो अपनी रफ्तार तेज कर देते हैं। रास्ते में राहुल अपने भाई वरुण से पूछता है कि आखिर आरती ने लंदन में आकर ऐसी जगह पर हवेली क्यों बना ली। वरुण कहता है कि काफी साल पहले विक्रम नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन लंदन आया था। उस वक्त यहाँ कुछ ऐसे घरों की नीलामी हो रही थी जो सरकार के पास थे। कम दाम होने की वजह से विक्रम ने इस हवेली को खरीद लिया और मरने से पहले अपनी बेटी आरती के नाम कर दिया। और आरती भी एक जानी मानी आर्कियोलॉजिस्ट थी। राहुल पूछता है तो आरती को क्या हुआ भैया। वरुण बताता है कि मुझे कुछ खास नहीं पता, लेकिन मैंने आर्टिकल में पढ़ा था कि आरती इंडिया के कांचीपुरम से 2 कर्ज मूर्तियों को चुराकर यहाँ आ गई थी। बाद में जब पुलिस उसकी तलाशी में यहाँ आई तो उन्हें यहाँ 15 लोगों की लाश मिली, लेकिन आरती अभी भी गायब है, पता नहीं कहाँ गई। साथ में पुलिस वालों को कुछ ब्लैक मैजिक की बुक्स और कुछ रिचुअल्स के सबूत भी मिले थे जो शायद आरती ने ही परफॉर्म किए होंगे, ऐसा सभी का मानना है। राहुल अपने भाई की बात को गौर से सुन ही रहा होता है कि तभी रितु उसके पास एक खुशखबरी लेकर आती है कि उसका नंबर इंडिया के बहुत बड़े साउंड इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गया है और अगले हफ्ते उसको ज्वाइन करना है। ये सुनकर पूरी टीम राहुल के लिए बहुत खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं अर्जुन को, जो आरती के द्वारा लिखी गई एक किताब को ध्यान से पढ़ रहा था। वो अपनी वाइफ रितु को बताता है कि आरती ने अपनी किताब में लिखा है कोई भी आदमी मरने के बाद सीधा मुक्त नहीं होता। कुछ आत्माएं पहले बीच में फंस जाती है जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती और शुरू में उनको ये भी पता नहीं होता कि वो मर चुके हैं, इसलिए वो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात। ये सुनकर रितु कहती है कि इन बातों के लिए और भी दिन है। कल तुम्हारा बर्थडे है और आज हमारा इस हवेली का प्रोजेक्ट। इसको पूरा करते ही कल मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी, इसलिए पहले काम खत्म कर लेते हैं। इसके बाद सभी दोस्त फाइनली उस हवेली के पास पहुंचते हैं, लेकिन अर्जुन को वहाँ कुछ अजीब सा फील होता है। उसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। उसे कुछ मंत्रों की आवाज भी सुनाई देती है, पर वो सोचता है कि उस बुक को पढ़ने से शायद उसके दिमाग में ये सब चल रहा है। खैर, अब सभी लोग अंदर जाते हैं और अपने अपने ऑडियो डिवाइसेस और वीडियो कैमरास को प्लेस करते हैं। इसके बाद सभी डिसाइड करते हैं कि एक एक बंदा अलग अलग फ्लोर पर जाएगा, क्योंकि हवेली काफी बड़ी है और ये काम आज ही रात में खत्म करना है। इस तरह फाइनली सभी अपना अलग अलग फ्लोर डिसाइड करते हैं। यहाँ हम देखते हैं अर्जुन को, जो जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करता है वैसे ही उसे ठीक वैसी ही आवाजें फिर से सुनाई देती हैं। वो घबराकर एकदम से ऊपर देखता है और डरकर वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रेसी एक कमरे में आकर एक बड़े मिरर का फोटो लेने लगती है, लेकिन उसका लेंस उस फोटो को कैप्चर नहीं कर पाता। वो बार बार फोटो लेने की कोशिश करती है, जिस बीच उसे एहसास होता है कि वो मिरर उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये देखकर वो वहाँ से भागने लगती है और वरुण को जोर जोर से आवाज देने लगती है, पर वॉकी टॉकी उसी कमरे में रह जाने की वजह से कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता और ग्रेसी अचानक से गायब हो जाती है। और यही होता है चैप्टर 2 का दी एंड। इसके बाद हम एंटर करते हैं चैप्टर 3 के अंदर, जिसका नाम है द 2 कर्सेस। यहाँ हम देखते हैं अर्जुन को, जो अभी अभी होश में आता है और होश में आने के बाद उसे फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगती हैं। घबराकर वो अपने लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। उधर रितु भी ऊपर वाले फ्लोर से अपने दोस्तों को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती।
तभी अचानक ऋतु को एक कमरे से हरी रोशनी आती हुई दिखाई देती है और साथ में एक हाथ दरवाजे के उस तरफ दिखाई देता है। वो फौरन दूसरी तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन गेट ओपन नहीं होता। पर तभी वो देखती है कि दूसरा गेट बार बार ओपन और क्लोज हो रहा है। ये देखकर वो और डर जाती है और छुपकर वरुण और अर्जुन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने एक लड़की आती है, जिसको देखकर वो तेज चिल्लाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन भाग नहीं पाती और वहीं से गायब हो जाती है। और इस वक्त भी हमें वहाँ वही हरी रोशनी दिखाई देती है। उधर दूसरी तरफ अर्जुन अपने दोस्तों को ढूंढते हुए किसी अलग कमरे में चला जाता है, जहाँ कुछ अजीब से सिंबल बने होते हैं और साथ में एक राक्षस की ड्राइंग भी। वो उनको ध्यान से देखता है, तभी उसे वहाँ खुद का स्केच भी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। इस बीच उसे अचानक ऋतु की आवाज सुनाई देती है और वो हवेली से बाहर उसको ढूंढने आ जाता है। बाहर आने पर वो देखता है कि उसके सभी साथी वहीं मरे हुए पड़े हैं। वो ऋतु के पास जाकर उसको उठाने की कोशिश करता है कि तभी उसे सामने से वरुण आता हुआ दिखाई देता है, जिसके हाथ में ग्रीन टॉर्च होती है। वो अर्जुन से कहता है कि यार अंदर गड़बड़ है, मुझे लग रहा है कि हम सभी की जान खतरे में है। वरुण को सामने देखकर तो अर्जुन के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी लाश उसके सामने ही पड़ी थी। और तभी उसे आरती की किताब में लिखी एक वही बात याद आती है कि मौत के बाद हम मुक्ति से पहले एक जगह पर ट्रैप हो जाते हैं, जहां मरने वाले को नहीं पता होता कि वो मर चुका है। इसके बाद अर्जुन फौरन वरुण के पास आता है और उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखने की कोशिश करता है, और उसमें वो जो देखता है उससे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। वो देखता है कि उसके दोस्तों को किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने मारा है। हवेली में आते ही जब वो बेहोश हुआ तब उसका दिमाग उस शैतान के काबू में था। उसे लगा कि वो बेहोश है, लेकिन इस बीच वो एक एक करके अपने सभी साथियों को मारकर हवेली के बाहर जाकर रख रहा था। और यहाँ अर्जुन एक चीज नोटिस करता है कि जब जब वो अपने दोस्तों को मार रहा था और जब जब वो उन आत्माओं की दुनिया को देख रहा था, तब तब उसे वो हरी रोशनी दिखती थी। यानी अभी जो वरुण उस ग्रीन टॉर्च को लेकर उसके पास आया, वो असल में मरकर ट्रैप हो चुका है, लेकिन वरुण की आत्मा को नहीं पता कि वो मर चुका है, जबकि शैतान की वजह से अर्जुन उसे देख पा रहा होता है। और यही होता है 3rd चैप्टर का दी एंड। इसके बाद हम एंटर करते हैं 4th चैप्टर में, जिसका नाम होता है द माइंड्स ऑफ टू वर्ल्ड्स। इसकी शुरुआत में अर्जुन बहुत ही कंफ्यूज और डरा हुआ होता है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि क्या वो भी मर चुका है और आत्माओं की दुनिया में है, या फिर वो अभी जिंदा है और दोनों दुनियाओं को महसूस कर पा रहा है। तभी उसे आरती की किताब में लिखी कुछ बातें याद आती हैं कि जो आदमी आत्माओं की दुनिया में फंसा है वो वापस इंसानों की दुनिया में यानी अपने शरीर में जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे उन आत्माओं वाली ट्रैप्ड दुनिया से आजाद होना होगा। लेकिन अगर उसे कोई उसी ट्रैप्ड दुनिया में ही मार देगा तो वो आदमी फिर असली दुनिया में वापस अपने शरीर में नहीं जा पाएगा। अर्जुन समझ जाता है कि अगर वो अपने साथियों को बचाना चाहता है तो उसे उन सभी को आजाद करना होगा ताकि वो भी अपने शरीर में वापस लौट सके। इसके बाद वो सीधा ऋतु के बैग की तरफ भागता है और वहाँ से मेमोरी ड्राइव कनेक्टर निकालता है। कनेक्टर के साथ उसे एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट भी मिलती है जिसमें रिजल्ट पॉजिटिव था। उसे देखकर वो समझ जाता है कि ऋतु उसे कल यही सरप्राइज देने वाली थी कि वो माँ बनने वाली है। ये देखकर अर्जुन थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसका डर इस वक्त उसके इमोशंस पर हावी था, इसलिए वो फौरन उस कनेक्टर के अंदर उस मेमोरी कार्ड को लगाता है जो उसे आरती के कमरे में तब मिली थी जब वो उसके बेडरूम को एक्सप्लोर कर रहा था। फिर वो उसको लैपटॉप से कनेक्ट करता है जिसमें उसे आरती की खुद की रिकॉर्डिंग मिलती है। पहली रिकॉर्डिंग में आरती उन्हें अश्विनी देवताओं की कहानी सुना रही होती है जो मैंने आपको मूवी की शुरुआत में बताई थी। बीच में वो बताती है कि जब उस बच्चे ने एक मूर्ति को उस राक्षस को दिया तब उसने पाताल लोक से एक शैतान को निकालकर उसे उस बच्चे के भाई का रूप दे दिया। इसके बाद जब उन दोनों भाइयों ने उस गांव में कदम रखा तब से उस गांव के लोगों और जानवरों की मौत होने लगी। काफी सालों बाद कुछ ऋषियों ने पता लगा लिया कि ये सब क्यों हो रहा है, इसलिए उन्होंने उस राक्षस को पहले मंत्रों से कैद किया और फिर उससे वो मूर्तियां ले ली। इसके बाद उन्होंने उस राक्षस को पाताल लोक में कैद कर दिया और उन मूर्तियों को आपस में बांधकर कहीं गाड़ दिया ताकि फिर कोई उन मूर्तियों को अलग ना कर पाए और वो राक्षस फिर से आजाद ना हो पाए। पर सैकड़ों सालों बाद आरती ने अपनी टीम के साथ इस विषय पर काम किया और काफी महीनों की खुदाई के बाद उन मूर्तियों को हासिल कर लिया जो ऋषियों ने गाड़ी थी। वो उन मूर्तियों को और कुछ प्राचीन लिपियों को लेकर अपने फ्रेंड के गेस्ट हाउस में स्टे करती है ताकि उन पर रिसर्च कर सके। एक्साइटमेंट में वो इतनी पागल हो जाती है कि अपनी टीम के आए बिना ही उन लिपियों को पढ़ने की कोशिश करती है पर पढ़ नहीं पाती। उसके बाद वो बॉक्स खोलती है
जिसमें वो दोनों मूर्तियां रखी थी। वो मूर्तियां किसी तरह के पवित्र धागों से बंधी हुई होती हैं, लेकिन बाहर निकालते ही पता नहीं आरती को क्या हो जाता है। वो फौरन उन दोनों मूर्तियों को एक दूसरे से अलग कर देती है। अलग करते ही अचानक आरती को खून की उल्टियां होने लगती हैं और वहाँ की पावर भी कट हो जाती है। 1 सेकंड बाद ही पावर वापस आती है और वहाँ से एक मूर्ति गायब हो चुकी होती है। अब ये देखकर आरती इतनी डर जाती है कि अगले ही दिन वो सीधे लंदन अपनी हवेली पर आ जाती है। अब एक मूर्ति उसके पास होने की वजह से उसे कुछ ऐसी नॉलेज आ जाती है जो आम आदमी के पास नहीं होती, और तभी वो एक किताब लिखती है जिसमें वो असली दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन लिख देती है। ये वही बुक थी जो अर्जुन ने पढ़ी थी, पर इस नॉलेज के साथ साथ आरती को कुछ आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं। वो उस हवेली से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन घूम फिरकर वापस अपने कमरे में ही आ जाती है। अब वो समझ जाती है कि इस तरह वहाँ से नहीं निकला जा सकता, इसलिए वो फौरन उस लिपि को पढ़ने के काम में लग जाती है। कुछ दिनों में आखिरकार वो पता कर ही लेती है कि आखिर उस लिपि में क्या लिखा था। उसे पढ़कर उसके मुंह से अब एक शब्द ही निकलता है, ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये बोलते ही उसे एक साथ बहुत सारी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और फिर उसके साथ ठीक वैसा ही होता है जैसा अब तक अर्जुन के साथ हुआ। वो बेहोश होती है, अपने स्टाफ को मारती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं होता। अर्जुन अब बाकी वीडियोस को चलाने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ उसे वरुण और ऋतु दिखाई देते हैं, वो भी हरी रोशनी में। वो समझ जाता है कि वो अब उन आत्माओं की दुनिया को देख पा रहा है। उसके दोस्तों को नहीं पता कि वो मरकर उस दुनिया में ट्रैप हो चुके हैं, इसलिए वो अर्जुन से मदद मांगने लगते हैं। अर्जुन कहता है कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो वापस आरती के कमरे में आकर सीधे लास्ट वाली वीडियो को चलाने लगता है, जिसमें आरती भगवान द्वारा दी गई उस मूर्ति की शक्ति की मदद से काफी ज्ञान हासिल कर लेती है। वो तभी अर्जुन का स्केच बनाकर कहती है कि मुझे पता है एक दिन तुम यहाँ आओगे, मेरी इस वीडियो को देखोगे, सिर्फ तुम ही हो जो इस राक्षस को रोक सकते हो। सूरज उगने से पहले तुम्हें इस श्राप को खत्म करना होगा। उसके लिए तुम्हें दूसरी मूर्ति को ढूंढकर दोनों को एक करना होगा ताकि वो राक्षस फिर से कैद हो जाए। लास्ट में वो ये भी बताती है कि आखिर उस लिपि में क्या लिखा था। वो कहती है कि उसमें लिखा है, जब जब वो शैतान उस पाताल लोक से बाहर आएगा तब तब भगवान एक ऐसे आदमी को उसके सामने लाएंगे जो उसका सामना कर पाएगा, और इस लोक में तुम ही वो आदमी हो जो भगवान द्वारा चुने गए हो। इसी के साथ लास्ट में वो शैतान आरती को भी अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे हमें समझ आता है कि शायद आरती भी मरी नहीं बल्कि उसी दुनिया में ट्रैप हो गई। खैर, ये देखकर अब अर्जुन के अंदर हिम्मत आती है कि मुझे भगवान ने ही चुना है, इसलिए वो फौरन पहले एक मूर्ति को ढूंढता है जो उसे वहीं कमरे में मिल जाती है। मूर्ति मिलते ही उसे अचानक आरती की आवाज आती है कि आत्माओं की दुनिया में जाओ, आत्माओं की दुनिया में जाओ। ये सुनकर अब अर्जुन समझ जाता है कि उसे दूसरी मूर्ति के लिए उस दुनिया में जाना होगा, लेकिन वो अभी भी इसी दुनिया में है और उस आत्माओं की दुनिया में जाने के लिए उसे पहले मरना होगा। इसलिए वो फौरन अपने फेस को एक पॉलिथीन से बांधकर खुद को मारने की कोशिश करता है और फाइनली दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और यही होता है चैप्टर 4 का दी एंड। इसके बाद हम एंटर करते हैं चैप्टर 5 में, जो है द वर्ल्ड ऑफ टू माइंड्स। मरने के बाद अर्जुन अब पाताल लोक की उसी दुनिया में आ जाता है जहाँ सभी लोग फंस जाते हैं। हरी रोशनी होने की वजह से अर्जुन को भी कंफर्म हो जाता है कि वो इस वक्त इंसानी दुनिया में नहीं है। वहाँ उसे सामने दूसरी मूर्ति दिखाई देती है और वो उसको लेने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उसे अपने ही चेहरे के जैसा एक राक्षस दिखाई देता है जो उसे उधर जाने से रोकता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो राक्षस पूरी तरह अर्जुन के दिमाग को कंट्रोल कर पा रहा होता है और उसी के हाथों उसको मरवा देता है। लेकिन उस दुनिया में मरने के बाद अर्जुन असल में मरता नहीं बल्कि वापस इंसानों की दुनिया में जिंदा हो जाता है, और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि अर्जुन असल में उसी लड़के का पुनर्जन्म होता है जिसे अश्विनी देवताओं ने वरदान दिया था कि वो नेचुरल डेथ से ही मरेगा, कोई उसे मार नहीं पाएगा। इसलिए पाताल लोक में मरने के बाद भी अर्जुन वापस इंसानी दुनिया में आ जाता है। इसके बाद वो वापस खुद को मारकर वापस पाताल लोक में जाता है, लेकिन हर बार वो शैतान उसे कैसे भी करके मार देता है। अब इस चीज से दोनों परेशान हो जाते हैं। अर्जुन तो हार नहीं मानता, लेकिन शैतान इस बात से परेशान हो जाता है कि आखिर ये मरेगा ही नहीं तो मुझे बार बार परेशान करेगा। इसके बाद वो शैतान एक तरकीब निकालता है। इस बार जब अर्जुन पाताल लोक पहुंचता है तो वो वहाँ मौजूद वरुण की आत्मा से उसके ही भाई राहुल का कत्ल करवा देता है। अर्जुन वरुण को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वरुण उसकी नहीं सुनता। इसके बाद वो ऋतु के दिमाग में घुसकर उसको भी खुद को मारने के लिए कहता है। ऋतु भी उस दुनिया में खुद को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अर्जुन उसे समझाता है और उसे वो प्रेगनेंसी किट वाली बात याद दिलाता है, जिसे सुनकर अचानक से ऋतु के दिमाग से उस शैतान का कंट्रोल खत्म हो जाता है। ये देखकर अब अर्जुन को ये पता चलता है कि जिस तरह वो राक्षस सभी पर काबू कर रहा है
वैसे ही वो भी उन सभी को समझा पा रहा है। इसलिए हो ना हो इस वक्त वो उस राक्षस के दिमाग में भी घुस सकता है। इसलिए वो उस शैतान के दिमाग में घुसने की कोशिश करता है जहाँ उसे आरती दिखती है। वो उससे पूछता है कि आखिर असल दुनिया में वो दूसरी मूर्ति कहाँ है, क्योंकि पाताल लोक में वो राक्षस उसे वो मूर्ति नहीं लेने देगा। आरती बताती है कि वो मूर्ति हवेली के पास वाले तालाब में है। अब पाताल में मरकर पहले अर्जुन वापस इंसानी दुनिया में जाता है और फिर उस मूर्ति को हासिल करके वापस खुद को मारकर पाताल लोक में आ जाता है। वहाँ वापस आने के बाद वो उन दोनों मूर्तियों की वजह से उस शैतान के दिमाग पर पूरी तरह से काबू कर लेता है और उसी के हाथों उन दोनों मूर्तियों को उस धागे से फिर से बंधवा देता है। ऐसा करते ही वो श्राप खत्म हो जाता है और शैतान वापस कैद हो जाता है। इसी के साथ सभी दोस्तों की आत्मा उनके शरीर में अपने आप आ जाती है, लेकिन एक शख्स वापस नहीं आता और वो था राहुल, क्योंकि आत्मा की दुनिया में वरुण ने अपने भाई को मार दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि अभी तक अर्जुन इंसानी दुनिया में वापस नहीं जाता। वो वहीं खड़ा खड़ा ये सोचने लगता है कि आने वाले सालों में कोई ना कोई फिर से इन मूर्तियों को अलग करेगा और फिर से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। भगवान ने ये मूर्तियां मुझे दी हैं, इसलिए अगर मैं खुद को खत्म कर लूं तो ये मूर्तियां भी भगवान के पास पहुंच जाएंगी। इस तरह हम देखते हैं कि अर्जुन खुद को अब उसी दुनिया में खत्म करने का फैसला लेता है और उसकी बीवी रितु उसे इंसानी दुनिया में उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता। और इसी के साथ होता है इस मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, ये थी इस शानदार मूवी की एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी तरह से समझ आई होगी, क्योंकि इसके पीछे की एक एक डिटेल्स मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। इसलिए इसको लाइक करने के साथ साथ सोशल मीडिया पर शेयर करना मत भूलना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही जबरदस्त मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।